हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो है हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। इससे पहले कि इस टॉपिक की हम बात करें, आई होप आपको पता होगा कि जेनेटिक मटेरियल की जब सर्च चल रही थी तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो किया गया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ के द्वारा, और इस एक्सपेरिमेंट को हमने बोला था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। पर एट लास्ट कंक्लूजन क्या निकला था कि ये इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बायोकेमिकल नेचर को नहीं बता पाए थे। फिर तीन साइंटिस्ट जिन्होंने 1933 से 1944 तक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए, उन तीन साइंटिस्ट का नाम क्या था? एवरी, मैक्लॉयड और मैकार्टी। इन्होंने ये कहा कि ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है ये एक्चुअल में डीएनए, पर उस टाइम की साइंटिस्ट कम्युनिटी ने इनकी बात को ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं दी, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। फिर जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो किया एल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज ने, जो कि 1952 में हुआ। अगर आपने इससे पहले वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में नहीं पढ़ा है तो पहले वो पढ़िए ताकि आपको ये एक्सपेरिमेंट ठीक से समझ आए। अब हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट क्या है? ये अनइक्विवोकल प्रूफ है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। अनइक्विवोकल मतलब जिसमें कोई भी दोहराए नहीं है, डाउट नहीं है। हर्शे एंड चेज क्या कर रहे थे? इन्होंने एक वायरस देखा जिस वायरस को हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरियोफेज क्या करता है? ये एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है। बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर कर अपना जेनेटिक मटेरियल उस बैक्टीरिया के अंदर डाल रहा है और उसके अंदर खुद की काफ़ी सारी कॉपीज बनवा रहा है। अगर ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो तो ये क्या है? ये बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करने पे आपको ये पता चलेगा कि इसका जो आउटर कोर है ये प्रोटीन से बना हुआ है और अंदर इसके क्या है? जेनेटिक मटीरियल यानी कि डीएनए। अब ये बैक्टीरियोफेज क्या करेगा ना, ये इस बैक्टीरिया को यानी कि ई कोलाई को इन्फेक्ट करेगा। और इन्फेक्ट कैसे करेगा? इसकी ये जो बॉडी है, आउटर कोर है, ये तो बाहर ही रह जाएगा और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ये बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने क्या कहा है। मैंने ये कहा है कि ये बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है। और इन्फेक्ट कैसे कर रहा है? इसकी बॉडी तो बाहर रह जाएगी पर इसका जेनेटिक मटेरियल इस ई कोलाई के अंदर चला जाएगा। अब ई कोलाई को ऐसा लगेगा कि ये जो जेनेटिक मटेरियल मेरे अंदर आया है ये मेरा ही जेनेटिक मटेरियल है, यानी ई कोलाई को ये लगेगा कि ये ई कोलाई का ही जेनेटिक मटेरियल है और अपनी जेनेटिक मशीनरी को यूज़ कर कर ई कोलाई इस वायरस के काफ़ी सारे पार्टिकल्स को बना देगी, यानी इसके डीएनए को, इसके जेनेटिक मटेरियल की काफ़ी सारी रेप्लिका कॉपीज बनवा देगी। जब ई कोलाई की सेल वॉल रप्चर होगी तो यहाँ से जो बैक्टीरियोफेज निकलेंगे वो आसपास के और ई कोलाई को और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे। यानी कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? एक वायरस यानी कि बैक्टीरियोफेज अपना जेनेटिक मटेरियल किसी बैक्टीरिया के अंदर भेज रहा है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। इसीलिए ये जो प्रोसेस, ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है यहाँ पर, जो एल्फ्रेड और हर्शे ने किया, इस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब इन्होंने किया क्या? एल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने किया क्या? इन्होंने दो मीडियम लिए, एक लिया रेडियो एक्टिव सल्फर और एक लिया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। एक कुछ बैक्टीरियोफेज को इन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो किया और कुछ बैक्टीरियोफेज को इन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो किया। अगर आपको पता होगा ये बात, देखो जो प्रोटीन होते हैं ना, प्रोटीन में जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है सल्फर, यानी प्रोटीन के अंदर काफ़ी हैवी अमाउंट में सल्फर पाए जाते हैं। तो ऐसे बैक्टीरियोफेज जो रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो कर रहे हैं, इनके प्रोटीन कोर में रेडियो एक्टिविटी होगी, क्योंकि इनका प्रोटीन कोर क्या करेगा? इस रेडियो एक्टिव सल्फर को एब्जॉर्ब कर लेगा। और ऐसे बैक्टीरियोफेज जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो किए गए हैं, इनका डीएनए, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या करेगा? इस रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि आपको पता होगा कि डीएनए जो है वो तीन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। एक कंपोनेंट है शुगर, एक है N2 बेस और एक क्या है? फॉस्फोरस। क्योंकि डीएनए के पास फॉस्फोरस है और ये बैक्टीरियोफेज जब रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो होंगे तो इस बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है ये इस रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी ऐसे बैक्टीरियोफेज जो रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो कर रहे हैं उनका प्रोटीन पार्ट रेडियो एक्टिव होगा, और ऐसे बैक्टीरियोफेज जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो कर रहे हैं इनका डीएनए वाला पार्ट जो होगा वो रेडियो एक्टिव होगा। तो हर्शे एंड चेज ने क्या किया? इनका जो एक्सपेरिमेंट था ना वो तीन पार्ट्स में होगा, तीन स्टेप में होगा। पहला स्टेप था इन्फेक्शन, दूसरा है ब्लेंडिंग और तीसरा क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन। एक तरफ इन्होंने एक ऐसा बैक्टीरियोफेज लिया जो कि रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो किया गया है, यानी इसका ये जो कैप्सूल है, आउटर कोर है, ये रेडियो एक्टिव है, प्रोटीन कोर इसका रेडियो एक्टिव है, इसको हम रेड कलर से शो कर रहे हैं। और एक ऐसा बैक्टीरियोफेज लिया जो कि फॉस्फोरस में ग्रो किया गया, यानी इनका जो डीएनए है वो क्या है? रेडियो एक्टिव है। अब पहला जब स्टेप हो रहा है,
पहला स्टेप क्या है, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में क्या होगा, ये जो बैक्टीरियोफेज है ये ई कोलाई की सेल के साथ अटैच हो जाएंगे और अपना जेनेटिक मटेरियल इस ई कोलाई के अंदर भेज देंगे, ठीक है। और इस स्टेप को हम बोल रहे हैं इन्फेक्शन। दूसरा होगा ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का क्या मतलब है, इस पूरे मिक्सचर को आप काफ़ी हाई स्पीड में एजिटेट करोगे, घुमाओगे। यानी जैसे घर पे आप देखते हो ना, मिक्सी ग्राइंडर जो होते हैं उसमें हम काफ़ी हाई स्पीड में मटेरियल्स को घुमाते हैं, एजिटेट करते हैं, है ना। तो दूसरा स्टेप क्या है, ब्लेंडिंग, जिसमें हमने इस मिक्सचर को काफ़ी हाई स्पीड में घुमाया। क्यों? क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल तो बैक्टीरियोफेज के अंदर चला गया। अब ये जो आउटर कोर साथ में चिपका हुआ है, इसका क्या काम है, तो ब्लेंडिंग की हेल्प से इनको जब हम ज़ोर ज़ोर से एजिटेट करते हैं, ये बैक्टीरियोफेज के पार्टिकल्स का कॉन्टैक्ट जो है ई कोलाई से सेपरेट हो जाता है, मतलब कि टूट जाता है, इनके बीच का कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाता है, ये अलग अलग हो जाते हैं। तीसरा जो स्टेप होगा वो होगा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का क्या मतलब है, इस मटेरियल को हम क्या कर रहे हैं, स्पिनिंग कर रहे हैं, यानी इसकी रोटेशन कर रहे हैं। स्पिनिंग करने से क्या होगा, ये सारा मटेरियल जब स्पिन होगा, रोटेट होगा, तो इससे क्या होगा, जो हैवियर पार्टिकल्स हैं वो ट्यूब के बॉटम में बैठ जाएंगे और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो ऊपर ऊपर तैरते रहेंगे। अब ये जो हैवियर पार्टिकल्स हैं ना, ये बेसिकली बैक्टीरिया के सेल्स होंगे। जो बैक्टीरिया होगा वो हैवियर होगा, इसीलिए वो नीचे बैठ गया है ट्यूब के। और जो बैक्टीरियोफेज, जो सस्पेंडेड बैक्टीरियोफेज था मिक्सचर में, वो ऊपर ऊपर तैरता रहेगा। अब जो चीज़ें नीचे बैठ रही हैं, यानी ई कोलाई के सेल्स, इनको हम बोल देंगे पैलेट। और जो चीज़ ऊपर तैर रही है, यानी बैक्टीरियोफेज, यानी वायरस के पार्टिकल्स, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे सुपर नेटेंट। एक बार समअप करेंगे, मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है हमने कुछ ऐसे बैक्टीरियोफेज लिए जिनको हमने रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो किया, यानी जिनका प्रोटीन पार्ट रेडियो एक्टिव है, और कुछ ऐसे बैक्टीरियोफेज लिए जिनको हमने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो किया, यानी कि इनका डीएनए वाला पार्ट क्या है, रेडियो एक्टिव है। अब पहला स्टेप हुआ इन्फेक्शन, दूसरा हुआ ब्लेंडिंग, तीसरा हुआ सेंट्रीफ्यूगेशन। सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगेशन में हम ऐसी ट्यूब को ऑब्जर्व करेंगे जिसका प्रोटीन पार्ट में रेडियो एक्टिविटी है, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऐसे बैक्टीरियोफेज ने इन्फेक्ट किया है जो कि रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो किया है, यानी इनके प्रोटीन पार्ट में रेडियो एक्टिविटी है। तो जब आप इस टेस्ट ट्यूब को देखोगे ना, इनमें जो नीचे सेल्स बैठे हुए हैं, पैलेट के जो सेल्स हैं, इसमें कोई भी रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड नहीं है, बल्कि जो सुपर नेटेंट में बैक्टीरियोफेज के सेल्स तैर रहे हैं, इनमें रेडियो एक्टिविटी है। तो यहाँ से हमें कंक्लूजन क्या मिल रहा है, अगर बैक्टीरियोफेज ने बैक्टीरिया को, यानी ई कोलाई को इन्फेक्ट किया है, तो जरूर इस ई कोलाई के अंदर इस बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल गया होगा। और यहाँ पर जो बैक्टीरियोफेज हमने लिया, उसका तो प्रोटीन पार्ट रेडियो एक्टिव था, और इसीलिए हमें पैलेट में कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं दिख रही है। यानी प्रोटीन तो वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है जो ट्रांसफ़र हुआ होगा। अगर प्रोटीन वो जेनेटिक मटेरियल होता जो बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हुआ है, तो यहाँ पर हमें ई कोलाई में रेडियो एक्टिविटी दिखती। पर यहाँ तो सुपर नेटेंट में, और सुपर नेटेंट में क्या है, जो बैक्टीरियोफेज है उसके ही तो प्रोटीन पार्टिकल्स है ना, तो सुपर नेटेंट में हमें रेडियो एक्टिविटी दिख रही है पर पैलेट में नहीं दिख रही है। इसका ये मतलब है कि प्रोटीन वो जेनेटिक मटीरियल नहीं है जो कि बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अब देखो दूसरी टेस्ट ट्यूब जब आप देखोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो ई कोलाई के सेल्स नीचे बैठ गए हैं, पैलेट के जो सेल्स हैं, उनमें हमें रेडियो एक्टिविटी दिख रही है। अब यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी कैसे आई, जो बैक्टीरियोफेज है उसने इन्फेक्ट किया था बैक्टीरिया को, और इस बैक्टीरिया के अंदर अपना डीएनए भेजा था, और ये डीएनए क्या था, ये डीएनए रेडियो एक्टिव था, इसीलिए इस ई कोलाई के अंदर हमें रेडियो एक्टिविटी दिख रही है। और जब आप ये सुपर नेटेंट के सस्पेंडेड पार्टिकल्स को देखते हो, इनमें हमें कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं दिख रही। तो यहाँ से हमें कंक्लूजन क्या मिल रहा है, कंक्लूजन यहाँ से हमें ये मिल रहा है कि डीएनए ही वो जेनेटिक मटीरियल है जो बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया में ट्रांसमिट हुआ है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एक बार इस एक्सपेरिमेंट को पूरा समअप करते हैं। तो हमने इस एक्सपेरिमेंट में बोला है कि हर्शे एंड चेज ने वर्क किया बैक्टीरियोफेज के ऊपर, जो कि एक ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि एक ऐसे वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करें। बैक्टीरिया को इन्फेक्ट ये कैसे करेंगे, सिर्फ अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर भेज देंगे, और ये जेनेटिक मटेरियल इस बैक्टीरिया के अंदर ग्रो करता रहेगा, मतलब कि रेप्लिकेट करता रहेगा। मतलब ई कोलाई इस बैक्टीरियोफेज के जेनेटिक मटेरियल को अपना जेनेटिक मटेरियल समझकर इसकी काफ़ी सारी कॉपीज़ बनवाएगी। अब यहाँ पर इन्होंने दो मीडियम लिए, एक रेडियो एक्टिव सल्फर में कुछ बैक्टीरियोफेज ग्रो करवाए और एक रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में कुछ बैक्टीरियोफेज ग्रो करवाए। जिन बैक्टीरियोफेज को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में सल्फर में ग्रो किया गया है, उनका प्रोटीन कोर रेडियो एक्टिव होगा, और जिन बैक्टीरियोफेज को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो किया है, उनका डीएनए वाला पार्ट क्या होगा, रेडियो एक्टिव होगा। 3 स्टेप में ये प्रोसीजर किया गया। एक साइड हमने ऐसा बैक्टीरियोफेज लिया जिसका प्रोटीन कोर
रेडियो एक्टिव है और एक साइड में हमने ऐसा बैक्टीरियोफेज लिया जिसका डीएनए रेडियो एक्टिव है। पहला स्टेप इन्फेक्शन, जिसमें इस बैक्टीरियोफेज ने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, यानी ये इसके साथ चिपक गया, अटैच हो गया और इसके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल भेज दिया। दूसरा स्टेप ब्लेंडिंग। अब जेनेटिक मटेरियल, बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल जब ई कोलाई में आ ही गया है तो बैक्टीरियोफेज के आउटर कोर का क्या काम, तो ब्लेंडिंग में हमने इस मिक्सचर को जोर जोर से एजिटेट किया ताकि बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज का जो कॉन्टैक्ट है वो ब्रेक हो जाए। तीसरा स्टेप था सेंट्रीफ्यूगेशन। जब इस मिक्सचर को हमने स्पिन किया, यानी कि काफ़ी हाई स्पीड में रोटेट किया, जिसकी वजह से जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो तो क्या होंगे, ट्यूब के नीचे बैठ जाएंगे और जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर ऊपर सस्पेंडेड रहेंगे। हैवी जो पार्टिकल्स हैवी होंगे वो एक्चुअल में ई कोलाई होंगे, ई कोलाई के सेल्स होंगे और इन्हें हम बोलेंगे पैलेट। और जो ऊपर तैर रहे होंगे वो बैक्टीरियोफेज के पार्टिकल्स होंगे जिनको हम बोलेंगे सुपर नेटेंट। आई होप आपको पैलेट और सुपर नेटेंट के बीच का फर्क पता चल गया हो। अब इस साइड वो वाली टेस्ट ट्यूब है जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर में बैक्टीरियोफेज ग्रो किए थे और फिर बैक्टीरिया से इन्फेक्ट करवाया था, और इसमें वो वाली ये जो टेस्ट ट्यूब है इसमें ऐसे ई कोलाई हैं जिसके अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए। तो जब आप इस फर्स्ट वाली टेस्ट ट्यूब को ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा पैलेट में कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं दिख रही है, और लेकिन सुपर नेटेंट में जहाँ पर वायरस के प्रोटीन पार्टिकल थे वहाँ हमें रेडियो एक्टिविटी दिख रही है। अगर ई कोलाई में प्रोटीन ट्रांसफर हुआ होता, यानी बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया में ई कोलाई में प्रोटीन आया होता, तो यहाँ पैलेट में हमें रेडियो एक्टिविटी दिखती, पर पैलेट में हमें कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं दिख रही। मतलब कंक्लूजन क्या आया कि प्रोटीन वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है जो बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया में ट्रांसमिट हुए हैं। उसके बाद सेकंड जब आप टेस्ट ट्यूब देखते हो तो यहाँ पर हमें पैलेट वाले सेल्स में यानी ई कोलाई के सेल्स में रेडियो एक्टिविटी दिख रही है। और यहाँ रेडियो एक्टिविटी कहाँ से आई, जो बैक्टीरियोफेज ने डीएनए इसके अंदर भेजा था। मतलब कि डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल है जो कि जो कि बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।